Hello everyone, a very warm welcome to all of you. In this video, I am going to talk about some clinical application of GPCR. I'll be talking about the cholera toxin and pertussis toxin. So I'll go into very detail of these two toxins and their mechanism through which they inhibit the natural functioning of our body. So let's begin. तो सबसे पहले अगर आपने मेरी पुरानी दो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर उनको देख लीजिए, क्योंकि ये जो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू बोथ द प्रीवियस वीडियोज़. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कॉलरा टॉक्सिन की. सो कॉलरा टॉक्सिन, तो कॉलरा एक क्लिनिकल कंडीशन होती है और ये कॉज करता है पैथोजन विब्रियो कॉलरी. ये एक बैक्टीरिया होता है एंड इसका शेप कॉमा के शेप का रहता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये हमारी इंटेस्टाइन में रिसाइड करता है एंड ये बैक्टीरिया रिलीज करता है कॉलरा टॉक्सिन. कॉलरा टॉक्सिन एक इंट्रोटॉक्सिन है. इंट्रोटॉक्सिन क्या होते हैं? जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स के टॉक्सिन रिलीज करते हैं. जैसे कुछ फंगस होते हैं माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. तो इसी तरह बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन बेसिकली ये रिलीज नहीं होते हैं और ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में ही एसोसिएटेड रहते हैं और जब बैक्टीरियल सेल की डेथ होती है तब ये अपना एक्शन मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं. बट जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो उनको बैक्टीरिया एक्टिवली बनाता है और उनको आउटर इन्वायरमेंट पे रिलीज करता रहता है. सो कॉलरा टॉक्सिन एक तरह का एक्सोटॉक्सिन है और एक्सोटॉक्सिन को कई कैटेगरी में बांटा गया है बेस्ड ऑन ये कहाँ पर वर्क करते हैं, कहाँ पर ये फंक्शन करते हैं. सो जैसे एक्सोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन हो गया, एक्सोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिन. एक एक्सोटॉक्सिन को एंट्रोटॉक्सिन का मतलब ये इंटेस्टाइन में वर्क फंक्शन करता है, इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है. तो ये बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी ये रिलीज करता है कॉलरा टॉक्सिन, वो जो कि एंट्रोटॉक्सिन है. और ये बैक्टीरिया थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी होता है क्योंकि जो नॉर्मल जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो उसका मेन जेनेटिक मटेरियल बनाता है. बट ये वाला बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी इसमें दो सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसका जो जीन होता है कॉलरा टॉक्सिन के लिए वो इंटीग्रेटेड फेज जीनोम CTX5 में रिसाइड करता है. अब कॉलरा टॉक्सिन की बात करें, कॉलरा टॉक्सिन ये एक ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स होता है. ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स मतलब ये दो से ज़्यादा यूनिट से बना होता है और ये बेसिकली 6 प्रोटीन यूनिट से बना होता है. अब इसमें जो 6 यूनिट्स होती हैं वो 5B यूनिट होती हैं. 5B यूनिट्स होती हैं मतलब 5B यूनिट होती हैं और वो भी सिमिलर होती हैं. और 1A एक A सब यूनिट होती है जिसके दो चेन्स होती हैं A1 और A2 चेन, A1 फ्रेगमेंट और A2 फ्रेगमेंट. तो जो A यूनिट होती है यही एक्चुअल में कैटालिटिक सब यूनिट होती है और यही जो मेन मैकेनिज्म है ट्राइबोसाइलेशन का वो परफॉर्म करती है. इसलिए A यूनिट को कैटालिटिक सब यूनिट कहते हैं और ये राइबोसाइलेशन में हेल्प करती है, राइबोसाइलेशन को प्रमोट करती है. और ये B सब यूनिट्स हैं, ये बेसिकली सिर्फ जो रिसेप्टर होता है जो हम इंटेस्टाइनल सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गैंग्लियोसाइड GM1 उससे बाइंड करती हैं. और ये टॉक्सिक ये B सब यूनिट ये टॉक्सिक नहीं होती, टॉक्सिक केवल A सब यूनिट होती है. ये सिर्फ सेल को रिकग्नाइज करके उसके रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं. और A सब यूनिट राइबोसाइलेट करती है. आर्जिनिन रेसिड्यू होता है अल्फा सब यूनिट ऑफ GS प्रोटीन. मैंने पिछली वीडियो में GPCR के जी स्टिमुलेटरी सिस्टम की बात की थी. वहाँ पर क्या होता था, जब भी कोई लिगैंड मॉलिक्यूल GPCR या सर्पेंटाइन रिसेप्टर से बाइंड करता था तो उससे जी प्रोटीन इंटरेक्ट करती थी. इंटरेक्ट करके वो जो उसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज होता था और वो GTP बाइंड स्टेट में आ जाती थी एंड देन वो आगे एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करती थी. तो उस कंडीशन को कहते थे उस प्रोटीन वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती थी. अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये टॉक्सिन है इसकी जो सब यूनिट A सब यूनिट है वो राइबोसाइलेट कर देती है आर्जिनिन रेसिड्यू को अल्फा सब यूनिट जो होती है उसको ही उसके आर्जिनिन रेसिड्यू को राइबोसाइलेट कर देती हैं. अब ADP राइबोस प्रोवाइडेड. अब जो ADP राइबोस जो मॉलिक्यूल ADP राइबोस जिसका राइबोसाइलेशन किया गया है अल्फा यूनिट का, तो राइबोसाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ राइबोस ADP राइबोस यूनिट. तो ADP राइबोस कहाँ से आता है? इंट्रासेलुलर NAD+ से. NAD+ होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ये कोफैक्टर होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है. तो यही इंट्रासेलुलर NAD+ से ट्रांसफ़र कर देते हैं ADP राइबोस ग्रुप किस पे आर्जिनिन रेसिड्यू ऑफ अल्फा सब यूनिट. अब राइबोसाइलेशन से क्या होता है, राइबोसाइलेशन अल्टर कर देता है जी अल्फा सब यूनिट को फंक्शन को और वो
उसके जो इंट्रिंसिक हाइड्रोलेज होता है, इंट्रिंसिक जीटीपी हाइड्रोलिसिस करने वाला इंट्रिंसिक जीटीपेज उसमें जो प्रेजेंट होता है वो फंक्शन करना बंद हो जाता है। जो अल्फ़ा यूनिट पे इंट्रिंसिक जीटीपेज प्रेजेंट होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है, वो जीटीपी को नो लॉन्गर हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में नहीं कन्वर्ट कर पाता। इससे जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो जीटीपी हमेशा जीटीपी बाइंड स्टेट में रहती है। और जब ये हमेशा जीटीपी बाइंड स्टेट में रहेगी तो ये हमेशा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है उसको हमेशा स्टिमुलेट करती, हमेशा एक्टिवेट करती रहती है। अब एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेशन से क्या होता था, सी एम पी बनता था, साइक्लिक एम पी बनता था। किससे बनता था, वो एटीपी से बनता था। तो जब एडिनाइल साइक्लेज बार बार एक्टिवेट, बार बार स्टिमुलेट हो रहा है और वो तो अपने वो उसका एक्शन बहुत बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। अब साइक्लिक एमपी में जब ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है, देन साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करने पर साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा सेल में। तो सेल में साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डायग्राम बेसिकली जो टॉक्सिन मैंने बताया उसकी जो 5 बी यूनिट्स थी वो सिमिलर होती हैं, उन्हीं 5 बी यूनिट्स का है ये 5 बी यूनिट्स। और इसके बीच में जो हम ये 3D स्ट्रक्चर है उन 5 बी यूनिट्स का। और इसके बीच में जो स्पेस रहता है इसी में ए फ्रैगमेंट्स A1 A2 रिसाइड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और वो अटैच होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से रहते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे बात करेंगे। हाँ, सीएमपी की एक्टिविटी इंक्रीज होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल में। वो जो जब एडिनाइल साइक्लेज बार बार एक्टिव स्टिमुलेट किया जा रहा है और एक्टिव स्टेट में है, सो एटीपी को कन्वर्जन करता रहता है और कंटिन्यूअस कन्वर्जन एटीपी का होता रहता है साइक्लिक एएमपी में। इससे साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब फिर से हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू देखते हैं। A1 सब यूनिट ऑफ टॉक्सिन इंटरेक्ट विद ARF6। अब जो A1 सब यूनिट है, जब यहाँ पे अब फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, जैसे ही इस टॉक्सिन ने रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद टॉक्सिन सेल के अंदर आया, सेल के साइटोप्लाज्म में टॉक्सिन रिलीज हो गया। टॉक्सिन का जो A1 सब यूनिट है, A1 सब यूनिट उसको हम CT-A1 भी कहते हैं, कॉलरा टॉक्सिन A1, तो CT-A1 भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। तो जो A1 सब यूनिट है टॉक्सिन की, वो इंटरेक्ट करती है ARF6 से। ARF6 ये ह्यूमन प्रोटीन होती है, ह्यूमन का पार्ट होता है, ये हमारी सेल का पार्ट होता है। एडीपी राइबोसाइलेशन फैक्टर ये ARF6 से इंटरेक्ट करता है टॉक्सिन। और ये NAD+ से एडीपी राइबोसाइलेट यूनिट ट्रांसफ़र कर देता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन पर और पर्टिकुलरली अल्फ़ा यूनिट पर। तो अल्फ़ा यूनिट इससे जीटीपी बाउंड स्टेट में आ जाती है। जब अल्फ़ा यूनिट जीटीपी बाउंड स्टेट में रहती है तो परमानेंटली एक्टिव रहती है। अब जब एक मिनट फ्रेंड्स, ये जीटीपी बाउंड स्टेट में रहती है अल्फ़ा यूनिट, ये परमानेंटली एक्टिव रहेगी जी, ये एक्टिव रहती है। एंड इसकी एक्टिविटी से एडिनाइल साइक्लेज इंडेफिनेटली लगातार कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होता रहता है, एक्टिवेटेड रहता है। एक्टिवेटेड स्टेट में ये काफ़ी इसकी फंक्शनिंग बहुत बढ़ जाती है और ये सीएमपी को बनाता रहता है एटीपी से। एटीपी को कन्वर्ट करता रहता है सीएमपी में, साइक्लिक एमपी में। एडिनाइल साइक्लेज का फंक्शन ही होता है कि ये सीएमपी को लेवल को इंक्रीज करे, ये सीएमपी को बनाए। अब सीएमपी का जब लेवल होता है, सीएमपी स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। यहाँ प्रोटीन काइनेज ए को सीएमपी इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज, हमने बताया था कि जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेज ये एक काइनेज फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम है, ये फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करता है। और इसकी 3 मैकेनिज्म मैंने बताई थी, या तो आयन चैनल को ओपन कर देता है, या ये किसी प्रोटीन या एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करता है, या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये प्रोटाइनेज ए CFTR ये चैनल होते हैं। CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये CFTR को फॉस्फोराइलेट करके ओपन करता है। अब CFTR के बारे में थोड़ा जान लें। CFTR का फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये एक तरह का चैनल होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस, जो ABC टाइप का ट्रांसपोर्टर होता है। हम अभी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में ABC ट्रांसपोर्टर और डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की बात करेंगे। बट यहाँ पर
इतना जानना ज़रूरी है कि ये ABC ट्रांसपोर्टर क्या है और ये CFTR क्या है। तो CFTR एक तरह के ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है जो क्लोराइड चैनल है। ये स्पेसिफिकली क्लोराइड से बाइंड करता है। ये स्पेसिफिकली क्लोराइड से बाइंड करता है और क्लोराइड आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस एपिथेलियल सेल में मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ABC ट्रांसपोर्टर ये है। ABC ट्रांसपोर्टर क्या होगा? ABC ट्रांसपोर्टर ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, ये ATP की एनर्जी को यूटिलाइज करके ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं। और तो हमने CFTR के बारे में, CFTR ये एक तरह का चैनल होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन और ये बेसिकली ABC टाइप का ट्रांसपोर्टर है। इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है क्लोराइड आयन का। सो अब यहाँ पर ये बात हो गई CFTR की। तो ये फॉस्फोराइलेशन हो जाता है CFTR का। CFTR के फॉस्फोराइलेशन से जो क्लोरीन चैनल है वो ओपन हो जाता है। क्लोरीन चैनल ओपन हो जाता है और क्लोरीन आयंस का, क्लोराइड आयंस का लार्ज अमाउंट में इफ्लक्स होता है और आउट ऑफ द सेल वो मूवमेंट करते हैं, सेल्स के बाहर हो जाते हैं। और उसके साथ ही वाटर का भी गट गट जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन होती है उसमें इफ्लक्स होता है। अब इसके साथ ही कुछ और भी चैनल्स खुल जाते हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का, वाटर और क्लोराइड, इन सब का सेल से बाहर इफ्लक्स होता है, रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है। जब ये बहुत एक्सेस अमाउंट में क्लोराइड आयन और वाटर और ये न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में एक्सेस वाटर लॉस होता है और इसे वाटरी डायरिया या सीवियर डायरिया या वाटरी डायरिया भी कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉलरा का। तो जब ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इससे ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। सो बेसिकली ये फंक्शन बस फॉस्फोराइलेट कर देता है CFTR को, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर है, एंड उससे इफ्लक्स होता है क्लोराइड आयन और वाटर का, मेनली वाटर का गट में जो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा रैपिड होने लगता है और इस वजह से इंटेस्टाइन में वाटर लॉस ज़्यादा होता है और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल डैमेज होती हैं और उसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। न्यूट्रिएंट लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जेडोटी टॉक्सिन। जेडोटी टॉक्सिन से बात करने से पहले मैं तो कुछ इमेज दिखा दूँ आप लोगों को। ये एक रफ सा डायग्राम है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया जो पढ़ रहा है ये बैक्टीरिया जो कॉलरा टॉक्सिन रिलीज करता है, ये दो तरह के टॉक्सिन रिलीज करता है। एक टॉक्सिन होता है जेडोटी और दूसरा टॉक्सिन होता है ये कॉलरा टॉक्सिन। तो जेडोटी ये रिलीज करता है। जेडोटी फंक्शन करता है ये यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल होती हैं उनके जोनो ऑक्लूडेंस पर। जोनो ऑक्लूडेंस इसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर मेन चीज़ है कॉलरा टॉक्सिन। तो कॉलरा टॉक्सिन मैंने बताया था कि हेक्सामेरिक यूनिट होती है और उसमें ऑलिगोमेरिक हेक्सामेरिक यूनिट होती है और ये इसमें 5 B यूनिट सब यूनिट्स होती हैं और A1 और A2 दो A सब यूनिट्स होती हैं। A1 और A2 करके एक A यूनिट होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, दो चेन्स होती हैं उसकी। तो यहाँ पे जो B सब यूनिट है A1 A2, ये GM गैंग्लियोसाइड GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। GM और यहाँ पे ये जो टॉक्सिन है ये बाइंड करता है रिसेप्टर पे। अब रिसेप्टर करता है तो इसका इंटरनलाइजेशन होता है। इंटरनलाइजेशन यहाँ से एक वेसाइकल बनता है और वेसाइकल बनने के बाद इसको अंदर ले लिया जाता है। अब ये जब सेल में अंदर हो जाता है तो ये इंटरनलाइजेशन हो जाता है, इसको एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम में जो A1 और A2 सब यूनिट है जिसमें वहाँ पे उसका रिडक्शन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का और वो A1 चेन और A2 चेन अलग हो जाती हैं। A1 और A2 चेन अलग हो जाती है और ये फिर रेट्रोग्रेड पाथवे जब मेम्ब्रेन से कोई भी वेसाइकल बन के अंदर की तरफ होता है, एक तरह से एंडोसाइटोसिस होती है, एक टाइप की एंडोसाइटोसिस, तो उसको हम रेट्रोग्रेड पाथवे कहते हैं। तो रेट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में एंटर करता है। अभी यहाँ पर बस ये मैं पूरा ये प्रोटीन शॉर्टनिंग और रेट्रोग्रेड पाथवे बताऊंगा बाद में, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये डीप मैकेनिज्म है, काफ़ी इतना डिटेल में नहीं जानने की वैसे ज़रूरत पड़ती है। बट जब इसका मेम्ब्रेन का इंटरनलाइजेशन होता है और तो फिर यहाँ पे एक मिनट, हाँ रुकिए, आप यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम नीचे मैंने ये सिमिलर डायग्राम है, उसको भी ये देखिए यहाँ पर ये कॉलरा टॉक्सिन रिसेप्टर से वो नीचे आ रहा है और ये यहाँ पर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का रिडक्शन हो गया और A1 और A2
सेपरेट होने के बाद ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में एंटर करते हैं। ट्रांस गोल्जी से ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेसिंग होती, कई वहाँ पे चैपरॉन से ये इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद उसके बाद ये अल्टीमेटली A1 टॉक्सिन है वो साइटोसॉल में रिलीज हो जाता है। A1 टॉक्सिन साइटोसॉल में रिलीज हो, ये बाइंड करता है ARF6, मैंने बताया था ADP राइबोसाइलेट फैक्टर 6, ये ह्यूमन प्रोटीन होती है। ADP ARF6 ये ह्यूमन मतलब हमारी सेल का मॉलिक्यूल होता है, सेल की प्रोटीन होती है, उससे ये इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन करने के बाद ये जो अल्फ़ा यूनिट है या जी प्रोटीन की अल्फ़ा यूनिट है। अल्फ़ा यूनिट को ये जी प्रोटीन की अल्फ़ा यूनिट है। अल्फ़ा यूनिट को यहाँ पर इसने, एक मिनट, ये अल्फ़ा यूनिट को यहाँ पर इसने ADP ऐड कर दिया। ADP प्लस से लेकर के इसने यहाँ पर इससे बाइंड करवा दिया, और जब बाइंड हो जाता है तो ये GTP बॉन्ड फॉर्म में हमेशा रहती है। GTP बॉन्ड फॉर्म में, बॉन्ड फॉर्म में इसका एक्टिवेशन बहुत मतलब ये बार बार एडिनाइल साइक्लेज एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। ये देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन से बाउंड है, और इसका फंक्शन होता है साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करना ATP से ये साइक्लिक AMP को प्रोड्यूस करता है। सो ये जब यहाँ पर A1 प्रोटीन, A1 सब यूनिट इसको ADP राइबोसाइलेट कर देती है, तो ये GTPase जो इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है अल्फा सब यूनिट में, वो ब्लॉक हो जाती है, वो काम नहीं करती है, तो GTP हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाती है, और GTP हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती तो हमेशा अल्फा सब यूनिट GTP बाउंड फॉर्म में रहती है। GTP बाउंड फॉर्म में इसको ये हमेशा एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती रहेगी, और एक्टिवेट होने पर एडिनाइल साइक्लेज एक इनफ अमाउंट में एक एडिनाइल साइक्लेज इनफ अमाउंट में साइक्लिक एमपी बनाता रहता है, साइक्लिक एमपी बनाएगा। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, ये यहाँ पर सब यूनिट राइबोसाइलेट हो गई, और को बार बार इंड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस में ATP से ये कंसंट्रेशन सेल में बढ़ता जाता है। वो स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए स्टिमुलेट होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके वो फॉस्फोराइलेट कर देता है क्लोराइड चैनल को। यहाँ पे क्लोराइड चैनल प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, और कर देता है फॉस्फोराइलेट कर देता है। यहाँ फास्फोरस को ये फॉस्फोराइलेट कर दिया। यहाँ पे फास्फोराइलेशन एक्टिवेशन हो जाता है क्लोराइड चैनल्स का, और एक इनफ अमाउंट में क्लोराइड इफ्लक्स होता है। ये ल्यूमेन है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये सब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। यहाँ पे क्लोराइड आयंस बाहर आ रहे हैं, क्लोराइड आयन का इफ्लक्स हो रहा है क्लोराइड का, और इफ्लक्स जब क्लोराइड का इनफ अमाउंट में होता है, और उसके साथ ही वाटर लॉस भी होता है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सोडियम पोटेशियम इनका भी लॉस होता है। तो न्यूट्रिएंट लॉस एंड एक्सेसिव वाटर लॉस से डायरिया हो जाता है, वाटरी डायरिया भी इसको कहते हैं। सेल्स की लाइनिंग है, क्लोराइड चैनल प्रेजेंट है जो क्लोराइड आयंस को इफ्लक्स करा रहा है। अब एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, और बेसिकली ये जो GM1 रिसेप्टर होता है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पर GM1 रिसेप्टर होता है, यहीं पे गैंग्लियोसाइड GM1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जहाँ पर टॉक्सिन बाइंड करता है। इसके अपोजिट होता है एडिनाइल साइक्लेज, लेकिन ये इतना अल्टीमेटली ये रेगुलेट कर देता है GTP को, अल्फा सब यूनिट को GTP बाउंड स्टेट में, और फिर ये एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट रहता है। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम डिस्कस कर लिया, ये डायग्राम भी मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर अब देखो कॉलरा रोटी को जोनो ऑक्लूडेंस टॉक्सिन कहते हैं। ये जोनो ऑक्लूडेंस टॉक्सिन, ये इसकी डिस्कस करूँगा। कॉलरा टॉक्सिन है, इसने ये कॉलरा टॉक्सिन चेन अलग हुई, उसका आगे ट्रांसकॉल्जी फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वहाँ से साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ, एंड देन GDP फॉस्फोर ATP राइबो करती है एडिनाइल साइक्लेज को। सो ये मेम्ब्रेन है, इसे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो ऊपर ग्रीन कलर का इसे एपिकल एपिथेलियम कहते हैं, एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो
ये दो डायग्राम हो गए। एंड देन हियर ओटी है, जोनो टॉक्सिन मेम्ब्रेन होती है उसका वो पार्ट जहाँ पे कई सारी मतलब एडजेसेंट सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे को पास आती हैं, क्लोज रहती हैं, एक दूसरे से फ्यूज करती हैं। तो वहाँ उस एरिया को जोना ऑक्लूडेंस कहते हैं। तो जेडोटी टॉक्सिन होता है उस एरिया की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इससे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस हैं वो पैरासेलुलर पाथवे जब पैरासेलुलर पाथवे का मतलब होता है जिस टॉक्सिन या फिर सॉरी आयंस ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसे पैरासेलुलर कहते हैं। ऐसे इसे पैरासेलुलर। और ट्रांससेलुलर होता है कि सेल को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे पाथवे। यहाँ पर जो क्या होता है, जो पैरासेलुलर पाथवे, ये जो सेल को क्रॉस करते हैं, ये पैरासेलुलर पाथवे, ये दोनों बहुत बढ़ जाता है। पैरासेलुलर पाथवे एक्टिविटी बढ़ जाती है और पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू आयंस का और फ्लूइड्स का एक्सेसिव सीक्रेशन होता है। सो जेडोटी टॉक्सिन पहले ही जब जब ये कॉलर टॉक्सिन वर्क कर रहा है उससे ही क्लोराइड और डिफरेंट वाटर और डिफरेंट आयंस का रिलीज हो रहा है सेल से एक्सेस में। और दूसरी तरफ ये जोना ऑक्लूडेंस ने फंक्शनिंग की और इन परमिएबिलिटी बढ़ा दी आयंस की, तो डिफरेंट आयंस का और एक्सेसिव लॉस होने लगता है, वाटर और डिफरेंट आयंस का, फ्लूइड्स का। तो इस तरह से ही टॉक्सिन मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर मैंने यही दिखाया है कि जो टॉक्सिन GM1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, इंटरनालाइजेशन होता है, A1 कॉलर टॉक्सिन A1 रिलीज होता है। एंड देन ये ADP राइबोसाइलेशन, ये ADP राइबोसाइलेशन करता है, ADP राइबोसाइलेशन करता है। ADP राइबोसाइलेशन करने के बाद ये परमानेंट एक्टिव स्टेट में हो जाता है, अल्फा सब यूनिट परमानेंट एक्टिव सब स्टेट में रहती है। और ये एडिनाइल साइक्लोज को स्टिमुलेट करती है, जिससे इनफ एक्सेस अमाउंट में CEMP बनता है और CEMP का कंसनट्रेशन सेल में बहुत बढ़ जाता है, जो प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करता है। और प्रोटीन काइनेज ए ये क्लोराइड चैनल जो CFTR चैनल होते हैं, सिस्टिक फ्लोरो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, उनको ये फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देता है और क्लोराइड आयन का एक्सेस में लॉस होता है सेल से। और क्लोराइड के साथ साथ बहुत सारे वाटर चैनल भी ओपन हो जाते हैं और उसके साथ डिफरेंट आयंस का भी लॉस होता है। इसे वाटरी डायरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे जेडोटी टॉक्सिन के बारे में बात कर रहे थे। तो जेडोटी जो जोना ऑक्सीडेंस वो एरिया होता है जहाँ पर दो फ्यूज करते हैं, दो एक तरह से अप्रॉक्सीमेट करती हैं एक दूसरे को या फ्यूज करती हैं। जो एपिथेलियल सेल उसे हम जोना ऑक्लूडेंस कहते हैं, कि वहाँ पर जो लेटरल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी को आयनिक परमेबिलिटी बढ़ा देता है। एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड फ्लूइड सिक्रीशन बाय पैरासेलुलर पाथवे। पैरासेलुलर पाथवे भी मैंने बताया और इंक्रीज्ड फ्लूइड सिक्रीशन भी बताया। सो यहाँ पर ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी डायग्राम मैंने बता दिया। ये B यूनिट होती हैं, सब यूनिट्स। और तो ये दिस यहाँ पर स्टिमुलिंग होती है, जी प्रोटीन की स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग, उसको ये एक्टिवेट करता है, हाइपर एक्टिवेट कर देता है। वो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहती है और इससे साइक्लिक एमपी ज़्यादा अमाउंट में बनता है। और जब ज़्यादा एक्सेस में बनता है तो वो प्रोटीन काइनेज ए को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, जिससे सी एफ टी आर का फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेशन होता है और एक्सेसिव लॉस एंड डिफरेंट आयंस का लॉस होता है। और इसे तो ये डिस्कस कर लिया। एंड ये दो डायग्राम मैंने नेट से निकाले थे। और देन ये टॉक्सिन की तरह ही सिमिलर होता है, फंक्शनिंग भी काफ़ी हद तक सेम ही होती है, बट थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं पर्टुसिस टॉक्सिन। तो ये भी एक ए सब यूनिट होती है।
तो वूपिंग कॉफ भी कहते हैं। परट्यूसिस डिजीज़ को, ये क्लिनिकल कंडीशन होती है, इसे वूपिंग कॉफ भी कहते हैं। एंड ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसका है बॉर्डेटेला परट्यूसिस। बॉर्डेटेला परट्यूसिस ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है इसको। ये हमारा एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ भी होती है। तो इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज वूपिंग कॉफ भी कहते हैं। अब ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस से एक्सोटॉक्सिन है। तो एक्सोटॉक्सिन की बात हमने की थी कि बैक्टीरिया दो तरह के टॉक्सिन रिलीज कर सकता है, दो तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक्सो और एंडो। एंडो पार्ट होते हैं बैक्टीरिया सेल की आउटर मेम्ब्रेन का, और जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं वो रिलीज करता है बैक्टीरिया एक्टिवली आउटर इन्वायरमेंट में। ये कई तरह के हो सकते हैं, उसी में एक काइंड था एंड्रोटॉक्सिन, उसका एग्जांपल है कॉलरोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन है, इस टॉक्सिन को बैक्टीरिया रिलीज करता है। और कौन बैक्टीरिया रिलीज करता है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस। तो इट कैटेलाइजेज द एटीपी, एक मिनट, हाँ, इट कैटेलाइजेज द एटीपी राइबोसाइलेशन ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन। ये एडीपी राइबो जो सिस्टीन रेसिड्यू होता है जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन का, उसको उसको एडीपी राइबोसाइलेट करता है। वहाँ पर एडीपी राइबोसाइलेट हो रहा था, आर्जिनिन हो रहा था, और जी अल्फ़ा हो रहा था, लेकिन वो स्टिमुलेटरी प्रोटीन थी। यहाँ पे जी प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि जी प्रोटीन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। जी प्रोटीन वो सारी प्रोटीन होती हैं जिनमें जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। जीटीपीएज एक्टिविटी मतलब जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके उसको जीटीपी में बदल देती हैं, वो सारी प्रोटीन जी प्रोटीन होती हैं। तो जी प्रोटीन दो तरह की होती है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन के कई सारे एग्जांपल हैं, राब, वो हम आगे डील करेंगे। बट हियर वी आर ओनली कंसर्न्ड विद हेट्रोट्राइमेरिक और ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। तो जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, उसके एग्जांपल में जीपीसीआर की प्रोटीन्स आती हैं। तो ये जो जी प्रोटीन होती हैं, ये 3 सब यूनिट से बनी होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इसमें अल्फ़ा, हाँ, जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो ये ज़्यादा एक्टिवली फंक्शन करती है, और बीटा और गामा ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहती हैं। सो जी प्रोटीन के बारे में, और मैंने जब जी स्टिमुलेटरी पाथवे सिग्नलिंग बताई थी, उसमें कहा था कि जब अल्फ़ा जो सब यूनिट है वो अटैच होती है जब जीटीपी से, जीटीपी बाउंड स्टेट में आती है, देन वो एक्टिवेट करती है एडेनाइल साइक्लेज को। और अगर इनहिबिटरी सिस्टम होता है तो वही अल्फ़ा इनहिबिटरी प्रोटीन एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है जीटीपी बाउंड स्टेट में, एंड उसका फिर वो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस करती है और वापस जीडीपी बाउंड स्टेट में आती है, और फिर वो बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर लेती हैं। तो यहाँ पर जो एडीपी राइबोसाइलेशन हो रहा है वो सिस्टीन रेसिड्यू का हो रहा है, जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन का। जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन का एडीपी राइबोसाइलेशन होने से ये 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 इसमें ये इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं, ये जो प्रोटीन ये अल्फ़ा यूनिट है ये इंटरेक्ट नहीं कर पाती है रिसेप्टर से। जीपीसीआर जो रिसेप्टर है उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाती, तो उसमें ग्वानिन एक्सचेंज हो ही नहीं पाता। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड फैक्टर जो एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता है, और वो जीडीबी बाउंड स्टेट में ही रहती है। अब इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन जी अल्फ़ा, यहाँ पे जी अल्फ़ा आई मतलब जी प्रोटीन अल्फ़ा सब यूनिट आई इनहिबिटरी। तो जी अल्फा आई बाइंड विद जीटीपी, जब जीटीपी से बाइंड करती है इट बिकम्स एक्टिवेट हो जाती है, एंड डिसोसिएट फ्रॉम बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो जाती है, एंड जी आई जीटीपी गोज टू एडिनाइल साइक्लेज एंड इनहिबिटेड। जब बीटा गामा कॉम्प्लेक्स से ये डिसोसिएट हो जाती है तो एक्टिवेटेड स्टेट में होती है जी अल्फा जीटीपी, और ये एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है। बट एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाता है जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन का। तो ये प्रिवेंट जो जी इनहिबिटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। जब जी प्रोटीन रिसेप्टर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी तो उसमें जीटीपी बाउंड स्टेट नहीं आएगी, तो कॉम्प्लेक्स रिमेन बाउंड टू जीडीपी एंड इज अनेबल टू इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज। अब यहाँ पे इसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जी आई अल्फा जीडीपी है, जो जी प्रोटीन है अल्फा बेसिकली अल्फा सब यूनिट होती है, उससे जीडीपी बाइंड करता है, एंड जो अल्फा यूनिट है उसी से जीटीपी और जीडीपी बाउंड करता है। लेकिन वो सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ जी प्रोटीन तो हम यहाँ पे जी प्रोटीन भी कह देते हैं, बट इन पर्टिकुलर ये अल्फा सब यूनिट है जिससे जीटीपी और जीडीपी बाउंड करता है। तो यहाँ पर जी आई अल्फ़ा जो इनहिबिटरी प्रोटीन है
उससे जीटीपी बाउंड स्टेट में है, बट अब जब यहाँ पर ये रिसेप्टर से इंटरेक्शन करेगी, यहाँ पर जो मैंने पिंक वायलेट कलर का दिखाया, ये रिसेप्टर से जब इंटरेक्शन करती है तब ये जीटीपी बाउंड स्टेट में आती है, जीटीपी बाउंड स्टेट में। और जीटीपी बाउंड स्टेट में जब आएगी तब ये यहाँ पे इनिबिट करती है, ये नहीं होगा, गलत मैंने दिखा दिया, ये इनिबिट करती है। अब ये इनिबिट करती है कि तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिविटी को, तो एडिनाइल साइक्लेज को इनिबिट कर रही है एक तरह से, तो एडिनाइल साइक्लेज कम स्टिमुलेट होगा, कम स्टिमुलेट होगा तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर रहा है। सो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट जब जब ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होता है तो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन इस जी यूनिट को एडीपी राइबोसाइलेट करता है, एडीपी राइबोसाइलेट करता है। यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद जीपीसीआर एंड एक्सचेंज जीटीपी। अब जब एडीपी राइबोसाइलेशन हो गया तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती जीपीसीआर से, और एक्सचेंज जीटीपी, जीटीपी बाउंड स्टेट में आ ही नहीं पाएगी, और जीटीपी बाउंड स्टेट में नहीं होगी तो एडिनाइल साइक्लेज नहीं कर पाएगी और एक्टिव स्टेट में रहेगा। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिव स्टेट में रहता है तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज करता रहता है। अब साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज करता रहता है तो इससे सिग्नलिंग होती है, इससे आगे सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग से जो वहाँ की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियल सेल्स हैं उनके जो सीलिया हैं वो रप्चर होने लगते हैं, आगे एक्सेसिव जो मैकेनिज्म वर्क करती है एक्शन से, जो वहाँ सीलिया रप्चर होने लगते हैं, और सीलिया रप्चर होते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें दो तरह की सेल पाई जाती हैं, एक सीलिएटेड एपिथेलियल सेल और दूसरी होती है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल में सीलिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, और अब ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम में, सीलिया बीट करते हैं एक रिदमिक फैशन में, रिदमिक फैशन में बीट करते हैं, और जब बीट करते हैं तो वहाँ जो म्यूकस रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको रिमूव करते रहते हैं। बट क्या होता है जब सीलिया रप्चर होने लगे तो वैसे भी म्यूकस रिलीज करने में दिक्कत होगी और म्यूकस डिपोजिशन बढ़ने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट दूसरी इसके एक इसके साथ साथ इसके कोऑर्डिनेशन में दूसरी मैकेनिज्म भी चलती हैं, और उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज का होता है वो रेस्पिरेटरी इन्वायरमेंट में, जो रेस्पिरेटरी जो वहाँ भी सेल्स होती हैं उनके इन्वायरमेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क करता है जो गॉबलेट सेल हो वहाँ पे सिग्नलिंग करता है, और गॉबलेट सेल को एक्सट्रूजन करने को प्रमोट करता है, और गॉबलेट सेल इरेगुलर फैशन में एक्सट्रूड करने लगती हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से। एपिथेलियम में कुछ सेल्स एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब इरेगुलर, वो वहाँ का जो एक रेगुलर फैशन में अरेंज होती हैं सेल, वो सब अरेंजमेंट भी बिगड़ जाता है, और जो सीलिएटेड सेल हैं उसके वहाँ के सीलिया भी रप्चर हो जाते हैं, डैमेज होता है, और सीलिएटेड सेल भी डैमेज होने लगती हैं, तो म्यूकस डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। जब म्यूकस डिपोजिशन बढ़ जाता है तो उसको हटाने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तो कफिंग होती है, और जब म्यूकस जब ज़्यादा हो तो बहुत एक्सेसिव कफिंग होती है, बहुत एक्सेसिव कफिंग होती है, इसलिए उसे वूपिंग कॉफ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी ये मैकेनिज्म है, ये जो जीपीसीआर इनहिबिटरी सिस्टम है उसको उसको ब्लॉक करके हो रही है। और ये इनहिबिटरी सिस्टम सिंस अब होता क्या है, जो जीपीसीआर नॉर्मल एक्टिव स्टेट में चलता रहता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए भी कई सारी मैकेनिज्म होती है। वहाँ पे मैंने जैसे साइक्लिक एमपी की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए सेल में बताया था कि फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं जो क्या करता है साइक्लिक एमपी कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो स्टिमुलेटरी जो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और जो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इनहिबिटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो हमने कॉलरा टॉक्सिन पढ़ा था वहाँ पर स्टिमुलेटरी सिस्टम था, उसको स्टिमुलेट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा था, इससे एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ रही थी। यहाँ पर जो इनहिबिटरी सिस्टम है उसको बंद किया जा रहा है, ये टॉक्सिन इनहिबिटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। इनहिबिटरी सिस्टम को ब्लॉक हो जाने से फिर एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और फिर वहाँ के सीलिया रप्चर हो जाते हैं वहाँ के सेल्स के, और वह म्यूकस रिमूवल मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए एक्सेसिव कफिंग होती है, उसको वूपिंग कॉफी कहते हैं। तो अब ये बिल्कुल ये जो टॉक्सिन होता है ये भी पर्ट्यूसिस टॉक्सिन ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे ऑलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स वो था,
ये भी जब मैंने वहाँ पर बताया था कि इंटरनलाइजेशन होता है और सेल रेट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू सेल एंडोसाइटोसिस होती है एक तरह से, रेट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू वेसाइकल बन के ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में पहुँचता है। ये थोड़ा डीप मैं कुछ बात बता रहा हूँ। तो जब सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टॉक्सिन निकल करके जब आगे आता है साइटोसॉल की तरफ, जब पहुंचता है, मूव करता है, तो साइटोसॉल में कई सारी प्रोटीसोमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक तरह की प्रोटीन होती हैं जो डिग्रेड करती हैं प्रोटीन्स को। कई बार मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती है जिनका एक बार फंक्शन हो चुका होता है, अब वो उस पर्टिकुलर सेल के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर वेस्ट हो जाती हैं, तो उनको डिग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सेल में बहुत ज़्यादा एक्सेस में वेस्ट प्रोटीन्स का कलेक्शन हो बन जाएगा। तो उनको डिग्रेड करने के लिए प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन ये एक मैकेनिज्म होती है, बहुत प्रोमिनेंट मैकेनिज्म होती है। इसमें जो प्रोटियासोम्स हैं वो 26S प्रोटियासोम इसको कहते हैं, वो जो लाइसिन रेसिड्यू होता है प्रोटीन का उससे बाइंड करता है और यूबिक्विटिनाइजेशन करता है ये प्रोटियासोमल कॉम्प्लेक्स यूबिक्विटिनाइजेशन करता है और फिर उसको डिग्रेड कर देता है। तो ये जो AB5 टाइप का टॉक्सिन है, इसकी जो B सब यूनिट है, इसमें लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है तो इसका इजीली डिग्रेडेशन हो जाता है। बट जो ए सब यूनिट है, ए वो एक्चुअल टॉक्सिन ए ही सब यूनिट होती है और ए सब यूनिट ही टॉक्सिसिटी भी करती है, कॉज करती है और वही लैग भी करती है लाइसिन रेसिड्यू। तो प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाता है ए सब यूनिट का, इसलिए बॉडी का इम्यून सिस्टम या एक तरह से यहाँ पे भी फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है। सिमिलर केस ये कॉलरा टॉक्सिन के साथ भी है, ये भी यहीं पर भी फंक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए ये टॉक्सिन के पास साथ भी ये होती हैं। बी सब यूनिट टॉक्सिन एक्चुअल में नहीं होती और बी सब यूनिट सिंस टॉक्सिन नहीं है तो बी सब यूनिट का कई मेडिकल साइंस में रिसर्च में भी यूज हो रहा है, क्योंकि एक्टिव बी सब यूनिट सिर्फ बाइंडिंग का काम करती हैं और जो GM1 रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं, GM1 रिसेप्टर वहाँ से उसको रिकग्नाइज करके वहाँ पे बाइंड करती हैं। ये GM1 जो रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर यहाँ बाइंड कैपेसिटी है, एक्चुअल मोड ऑफ एक्शन है वो ए सब यूनिट और उसमें भी पर्टिकुलरली A1 चेन जो वो कॉज करती हैं और उसके थ्रू ही सारी एक्टिविटी होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कॉलरा टॉक्सिन की एंड तो बेसिकली बहुत डीप में मैंने बता दिया, बट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट एक बार पूरी मैकेनिज्म पता चल जाती है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने देखा क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, जैसे फंक्शनिंग कॉलरा टॉक्सिन कैसे फंक्शन करता है, तो ये किस सिस्टम को ब्लॉक करता है, इनहिबिटरी सिस्टम को या स्टिमुलेटरी सिस्टम को, या फिर किस सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले ये भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वो बेटर ही रहेगा, क्योंकि बिना प्रीवियस वीडियोज़ के यह समझना काफ़ी मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा एक दूसरी तरीके के GPCR की सिस्टम की, इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी की। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। गुड बाय।